प्रभावी प्रभावी नीतियों को लागू करते हुए प्रभावी नीतियों को लागू करते हुए प्रत्येक स्तर पर आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाते हुए आर्थिक विकास की नीतियों का निर्माण किया जाए। हो गया? ठीक है, हाथ दर्द कर गया? 3 घंटा लिखना होगा, कैसे लिखेंगे आप लोग? ठीक है, जितना स्पीड में मैं लिखा रहा हूं, सुनिए, जितना स्पीड में मैं लिखा रहा हूं इससे ज्यादा स्पीड में आप लिखोगे तब टैकल कर पाओगे क्वेश्चन। जीएस के पेपर 2 में, सुनो बच्चे, जीएस के पेपर 2 में तुमको 21 से 22 क्वेश्चन लिखना है। कितना क्वेश्चन? 21 से 22 क्वेश्चन। और 21 से 22 क्वेश्चन में आपके लंबे लंबे क्वेश्चन भी होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन भी होंगे। लिखोगे कैसे? कैसे लिखिएगा आप लोग? ठीक है, अरे लिख कैसे लेंगे? ठीक है, अभी मैंने आपका मुश्किल से 15 मिनट लिखाया होगा, 15 मिनट लिखाया होगा, इतना ही लिखाया ना? ठीक है, याद रखो, लॉन्ग क्वेश्चन, सारे बच्चे ध्यान सुनो, लॉन्ग जो क्वेश्चन है ना तुमको लिखना ही है 15 मिनट में। 15 मिनट से 1 मिनट ज्यादा आप नहीं ले सकते हैं। 15 मिनट से 1 मिनट भी अगर आपने ज्यादा लिया लॉन्ग क्वेश्चन को लिखने के लिए, तो याद रखिएगा आपका आगे के क्वेश्चन आपको छूट रहा है, छूटेगा आगे क्वेश्चन आपका। ठीक है, हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि आपदाएं आर्थिक विकास के मार्ग में एक बाधक कैसे हैं। आप इसी को भारत के साथ जोड़ दीजिए और इसी को बिहार के साथ जोड़ दीजिए। ये बीपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। अनसॉल्व पेपर लाए हो? रहना, जल्दी बोलो, अनसॉल्व पेपर है कि नहीं है? निकालो, जल्दी निकालो, अनसॉल्व पेपर निकालो, जल्दी से, जल्दी अनसॉल्व पेपर निकालो, अनसॉल्व पेपर निकालिए। और देखो इसमें प्राकृतिक आपदा का क्वेश्चन होगा, जल्दी देखो, अल्लाह तो जल्दी करो, जल्दी। अरे देवी जी, कितने नंबर क्वेश्चन है? कितने नंबर? 40, पेज नंबर 40, क्वेश्चन नंबर हाँ सुनो, पहला क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक आपदाएं बिहार में निर्धनता का प्रमुख कारण है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? इस पर अपने विचार बताइए। आप ऐसे मत लिखिएगा हाँ हम इस कथन से सहमत हैं, ऐसे नहीं लिखना है आप लोगों को। ठीक है, ये सब गलत है। ठीक है, ऐसे नहीं लिखना, आपको लिखना है प्राकृतिक विपदा, आपदा। और उसके बाद क्या दिखा, देखो गरीबी कहां से आई? आपकी कंट्री में आपका समझो उद्योग विकसित नहीं है, कृषि विकसित नहीं है, परिवहन के साधन विकसित नहीं है, आपका रोजगार नहीं है, आपके देश में लोगों की भूखमरी है, तो गरीबी होगा कि नहीं होगा? अब बताओ, मैंने एग्जांपल दिया था, ऐसे लिखना तुमको कि अभी बिहार सरकार बाढ़ की समस्या को दूर करने के लिए मान लो इतने हजार करोड़ रुपए खर्च कर रही है। ये पैसा जा रहा है बाढ़ की समस्या को दूर करने के लिए, आया ना? अगर ये पैसा, क्या है भाई, सुधर जाओ थोड़ा सा, लड़की पानी लेने जा रही, ताली क्यों बजा रहे? ज्यादा तुम लोग को बदमाशी आ गई है क्या? मैं ज्यादा बदमाशी आ गई तो बताओ जरा, भूल मत जाओ कौन क्लास ले रहा है। ये बात अपने दिमाग में हमेशा बैठा कर रखें, मजाक एक लिमिट तक होगा, बाकी चीजें नहीं। सुनो, इस क्वेश्चन में कैसे लिखना है आपको क्या करना, दिखाना है कि भारत, आपका बिहार सरकार बाढ़ की समस्या को दूर करने के लिए इतने करोड़ रुपए खर्च कर रही है। अगर बिहार में बाढ़ की समस्या नहीं होती तो यह पैसा कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में और परिवहन के क्षेत्र में खर्च होता, जिसके कारण रोजगार पैदा होता और बेरोजगारी की समस्या दूर होती और बिहार में निर्धनता को दूर किया जा सकता था आयोजन में। लेकिन समझो हम पैसा तो खर्च करें बाढ़ को खत्म करने में, निर्धनता कहां से दूर होगी? प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, कृषि क्षेत्र आपका डिस्टर्ब हो जा रहा है, उद्योग आपका डिस्टर्ब हो जा रहा है, परिवहन व्यवस्था चुस्त नहीं है आपका, फिर बताओ क्या कहते हैं, आपका पैसा आएगा कहां से? और पैसा नहीं आएगा तो आपका सिंपल सी बात है, गरीबी तो होगा ना। यही रीजन है कि बिहार में गरीबी है, यही रीजन है कि बिहार में क्या है, गरीबी। ये जो मैंने लिखवाया इसी क्वेश्चन का आंसर लिखवाया है मैंने, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आप देखेंगे तो लगभग आपका 300-350 शब्द होगा। ठीक है, ऐसे ही आपको लिख देना। चल लीजिए भाई, प्राकृतिक विपदा लीजिए, चलिए हेड डालिएगा, हेड डालो जरा सा। भारत में आपदा प्रबंधन, भारत में आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, भारत में आपदा प्रबंधन। ठीक है, बस ये लिख रहा है भारत में आपदा प्रबंधन। अब देखो, भारत में आपदा प्रबंधन की बातें अगर हम करें, ध्यान सुनना, आपदा प्रबंधन की बातें करें, 2004 का जो साल है ना, 2004 का जो साल है ना, वो आपदा प्रबंधन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2004 से पहले हमारा आपदा प्रबंधन अलग हुआ करता था और 2004 के बाद हमारा आपदा प्रबंधन क्या होता है, अलग होता है। 4 से पहले हम आपदाओं को लेकर बहुत सीरियस नहीं थे, हम ये मान के चलते थे, ये कहां से आ गया? देखिए, हम ये मान के चलते थे, समझो हम ये मान के चलते थे, हम ये समझ के चलते थे कि ठीक है ना, आपदा है, जब आएगी तो देख लिया जाएगा। जब आ ही जाएगी तो क्या देखोगे भाई? हम ये मान के चलते थे कि भूकंप है ना, भूकंप आएगा तो देख लेंगे, आ गया भूकंप तो क्या देख लेंगे आप? है क्या देखने के लिए देखेंगे? समझ में क्या कहना चाहता हूं? लेकिन ना, भारत में ऐसा
नहीं था। भारत ने बोला कोई बात नहीं है, बाढ़ जब आएगा तो देखा जाएगा ना, हर साल बाढ़ थोड़ी आती है, बाढ़ आएगा तो देखा जाएगा, फिर प्रबंधन किया जाएगा, भूकंप आएगा तो देखा जाएगा, फिर प्रबंधन किया जाएगा। 2004 की सुनामी ने हमारी आंखें खोल के रख दिया। 2004 की सुनामी ने इतनी तबाही मचाई, इतनी तबाही मचाई कि हमारी आंखें खुल गई समझो। नहीं, अब हमें इसके बारे में रोक कर सोचने की क्या है, आवश्यकता है। आपदाएं इतने बड़े स्तर पर भी आ सकती हैं, ये हमने पहली बार 2004 में देखा। तो पहली बार 2004 में जब हमने देखा तो सरकार ने सोचा कि नहीं, अब हमें क्या करना पड़ेगा, भारत में आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए हमें आपदा प्रबंधन से संबंधित एक अधिनियम लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? अधिनियम लाना पड़ेगा। और अधिनियम ला करके आपदा प्रबंधन से संबंधित जो हमारे डिपार्टमेंट हैं, उस डिपार्टमेंट को बिल्कुल अलग ही करना पड़ेगा। हमें देश में आपदा प्रबंधन से संबंधित अलग अथॉरिटी बनानी पड़ेगी, अलग प्राधिकरण बनाना पड़ेगा, जिसका मात्र एक ही काम होगा, आपदा का प्रबंधन करना। क्या करना? आपदा का प्रबंधन करना। और 2005 में हमने एक कानून पास किया, उसका नाम रखा गया आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। क्या नाम रखा हमने? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। देखिए, तो हमने यहाँ पे बनाया आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। आपदा प्रबंधन अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। देखिए, अब प्रश्न उठा कि आपदा प्रबंधन समझो आपका, क्या आपदा प्रबंधन जो अधिनियम 2005 से, इसमें क्या था? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में बोला गया भारत में समझो आपदा प्रबंधन जो होगा ना, भारत में सही कीजिए इसको जल्दी से, कीजिए मोर इंफॉर्मेशन। सुनिए, भारत में आपदा जो प्रबंधन है, आपदा प्रबंधन के हमने आपका इसको 3 लेवल बनाए। सुनते जाना, आपदा प्रबंधन के हमने क्या किया, 3 लेवल बनाए, 3 स्तर हमने बनाए। पहला हमने बोला कि पहली पॉलिसी बनेगी आपका केंद्र स्तर की। कहां पे बनेगी आपका? पहली पॉलिसी बनेगी आपका केंद्र स्तर की पॉलिसी, केंद्र स्तर की पॉलिसी बनेगी, ठीक है। दूसरी जो पॉलिसी बनेगी वो राज्य स्तर की बनेगी। कहां की बनेगी? राज्य स्तर की पॉलिसी बनेगी। तो दूसरी पॉलिसी बनेगी राज्य स्तर की, और तीसरी जो पॉलिसी बनेगी स्थानीय स्तर पे, इसे बोला गया जिला स्तर। क्या बोला गया इसे बोला गया समझो जिला स्तर। इसका मतलब हमने आपदा प्रबंधन के 3 हमने सेंटर बनाए, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और क्या बनाए हमने? डिस्ट्रिक्ट लेवल। प्रश्न उठा कि सेंट्रल लेवल पे पॉलिसी कौन बनाएगा, स्टेट लेवल पे पॉलिसी कौन बनाएगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पॉलिसी कौन बनाएगा? तो सेंट्रल लेवल पे पॉलिसी बनाने के लिए हमने अनाउंस किया एनडीएम में। क्या बनाया हमने? एनडीएम में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। स्टेट लेवल के लिए हमने बनाया एसडीएम में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और जिला स्तर के लिए हमने बनाया डीडीएम में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। प्रश्न ये उठा, ये जो 3 लेवल के समझो, 3 लेवल के जो हमने प्रबंधन किए, ये प्रबंधन किसके नियंत्रण में होंगे, किसके कंट्रोलिंग अथॉरिटी में होंगे? तो हमने बोला कि चूंकि नेशनल लेवल की पॉलिसी की बातें हो रही है, किसकी बातें हो रही हैं? नेशनल लेवल की पॉलिसी की बातें हो रही हैं, तो नेशनल लेवल पे सारे के सारे डिसीजन कैबिनेट लेता है। कौन लेता है बालक? कैबिनेट लेता है। कैबिनेट का जो मुखिया होता है प्राइम मिनिस्टर होता है। इसीलिए ये पूरी तरह से डायरेक्टली किसके कंट्रोल में होगी? आपकी प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में होगी। इसका जो चेयरपर्सन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। जैसे ही स्टोरी सेंट्रल लेवल की है, वैसे ही स्टोरी कहां पे होगी? स्टेट लेवल की होगी। स्टेट लेवल का चेयरपर्सन कौन होगा? आपका सीएम होगा आपका। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका चेयरपर्सन आपका डीसी हम बोलते हैं उसे, डीसी बोल दो, डीएम बोल दो। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अलग अथॉरिटी है और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अलग अथॉरिटी है। एक ही डीएम वो कभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में काम करता है और कभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में काम करता है। आ रही थी बात में? अगर हम इसकी बातें करें आपका, तो एनडीएम में प्रॉब्लम ये है, चलो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि चलो एनडीएम में है, एसडीएम में है। हमने डिस्कस किया कि एसडीएम में स्टेट आपका डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका चेयरपर्सन आपने बना दिया। किसको बना दिया आपने? सीएम को बना दिया। चलो अगर सीएम, सुनते जाना ध्यान से मेरी बात को, अगर सीएम अरविंद केजरीवाल जैसा पढ़ा लिखा हो, आईएएस हो, तो बेहतर पॉलिसी बना पाएगा? हाँ या ना? ठीक है। प्रश्न ये उठा कि अगर सीएम पढ़ा लिखा ना हो, आईवास में पढ़ा लिखा ना हो आपका, ठीक है, उसके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बस किसी और के चलते आ गया है, तो पॉलिसी बनाएगा कैसे? इसका जवाब दो। हम किसी का नाम नहीं लेंगे। आईवास में आप समझिए, समझदार हैं आप, समझते रहिएगा। ठीक है, पॉलिसी बनाएगा कैसे? चलो नीतीश जी जब ठीक थे, आपका इंजीनियर थे, पॉलिसी बना लेंगे। अब तो भाई क्या कहते हैं, छोड़ दो। अब तो आप क्या कहते हैं, आपको भूल जा रहे हो सारी बातें, आप सारी बातें भूल जाओ। राष्ट्रगान हो रहा है, ताली बजा दे रहे हैं आप, ताली बजा दे रहे हैं आपका, कहीं कुछ बोल दे रहे हो, कहीं कुछ बोल दे रहे हो आपका। आप क्या कहते हैं, आपका राज्यसभा, आपका क्या कहते हैं, विधानसभा में पहुंचो तो ज्ञान देने लगते हो कि बच्चा कैसे कम पैदा किया जाए। ज्ञान देते हो ना आप, ठीक है। तो ऐसे अगर सीएम रहेगी, मान लो क्या कहते हैं आप, ऐसे अगर मान लो, हम उन्हीं की बात नहीं कर रहे हैं, सबकी बातें कर रहे हैं। मान लो अगर सीएम पढ़ा लिखा ना हो, समझो ध्यान से, सीएम पढ़ा लिखा ना हो आपका, अगर उसके पास एक्सपीरियंस ना हो, एक्सपीरियंस जैसे मान लीजिए आपका, हम लालू जी की बातें करें, लालू जी पढ़े लिखे इंसान थे, लालू जी क्या कहते हैं, पढ़े लिखे इंसान थे, अच्छे इंसान थे, पॉलिसी मेकिंग उनको आती थी, ठीक है। लेकिन लालू जी के बाद आपका राबड़ी जी जब पीएम आपका सीएम बनी, ये कौन सा पॉलिसी मेकिंग करेंगे? मेरी बातों पे थोड़ा गौर फरमाना। हम ये बात जानते थे, सुनते जाओ मेरी बात को, लालू जी ने बड़े अच्छे काम किए हैं, ठीक है। कभी मौका मिलेगा तो लालू जी के कामों को गिनाया जाएगा, वास्तव में उन्होंने बड़े अच्छे काम किए हैं। कुछ काम को हटा दिया जाए तो अच्छे काम किए हैं। आज क्या कहते हैं, शांति रखो, हाँ ताली बजा रहे हो, क्या कहते हैं, ठीक है, ताली बजा रहे हो। अच्छे कामों की सराहना किया जाता है और बुरे कामों की आलोचना की जाती है। एक पढ़े लिखे इंसान से यह उम्मीद की जाती है,
ठीक है, लालू जी ने क्या किया आपका, लालू जी जब सीएम जब नहीं थे तो लालू जी ने देखा कि लोअर क्लास है आपका, वो हायर क्लास के सामने खड़ा बैठना तो छोड़ दो, खड़ा भी नहीं हो पाता था। लालू जी का सब ताली कौन बजा रहा है जी, अभी कर देंगे बाहर, कर देंगे उठा के बालक बाहर, आवाज पे जितना जल्दी हो सकता है ताली बजाना बंद कर दूंगा बाहर, लिमिट के अंदर रहो बस, ठीक है, लिमिट के अंदर रहो हमेशा। ठीक है, तो लालू जी ने क्या सपना था उनका कि जो हमारा लोअर क्लास है आपका, इस लोअर क्लास को इस काबिल बना दिया जाए कि वह आपका अपर क्लास के सामने बात कर सके, उनके सामने बैठ सके, नौकरियों में इसको क्या दिया जा सके, परसेंटेज दिया जा सके आपका। और लालू जी ने वास्तव में काम करके दिखाया। तो लालू जी बिहार की सामाजिक अवसंरचना के बदलने में आपका एक अग्रदूत की तरह थे, एक बड़े महत्वपूर्ण नेता थे। ये उनके लालू जी के प्रशासन का पॉजिटिव साइड है, क्या ये सकारात्मक पक्ष है लालू जी का आपका। लेकिन वही लालू जी कि जब हम दूसरा साइड देखते हैं आपका, बिहार को रसातल मिला के चले गए, हाँ या ना। ठीक है, सिंपल सी बात है, पूरे के पूरे राज्य में पूरे के पूरे समझो क्या कहते हैं आपके भारत में आईआईटी खुल रही थी, एनआईटी खुल रहे थे, एम्स खुल रहे थे, तो आप चरवाहा विद्यालय खुलवा रहे थे। क्या सोच के भाई, जिस व्यक्ति ने जो अच्छा काम किया है उसकी सराहना दिल से है, जिस व्यक्ति ने जो गलत काम किया है उसका विरोध भी होगा, क्योंकि आप तो करके चले गए ना, आपके चलते हमारे हमारे क्या कहते चाचा ने भुगता, हमारे पापा ने भुगता, उनके चलते हम आज भुगत रहे हैं। अगर वो व्यवस्था सही होती तो हमारे चाचा पापा को नौकरी मिल गया होता, और नौकरी मिल गया होता तो हम कोई समस्या नहीं आती। अब हम वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और उस समय कल का हुआ समस्या आज तक हमारे बेटे भी वही प्रॉब्लम फेस करेंगे। आवासों में तो जो अच्छा काम है उसका क्या कहते हैं सराहना होना चाहिए। तुम लोग पढ़े लिखे लोग हो, तुम लोगों से यही उम्मीद की जा सकती है कि तुम जाति से ऊपर उठ करके, धर्म से ऊपर उठ करके जिस व्यक्ति ने अच्छा काम किया उसकी सराहना करो, और जो व्यक्ति गलत काम कर रहा है उसका विरोध रखने की हिम्मत रखो। चाहे वो तुम्हारी ही जाति का क्यों ना हो, चाहे वो तुम्हारी धर्म का क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गलत हो तो गलत हो, और सही हो तो क्या हो आपका सही हो। हम ये बात समझ नहीं पाते, इसलिए समझो आपका, इसीलिए बिहार और यूपी में जातिवाद की राजनीति अपने चरम पर होती है। हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं आपका। साउथ में जाओगे ना, साउथ में जातिवाद की राजनीति चरम पे नहीं होती है, वहां पे अलग डिबेट चलता है। आदिवासियों में राजस्थान में जब जाओगे आपका, तो वहां की सरकारें कुछ ऐसी, हर 5 साल में सरकार चेंज हो जाती है। वहां की पब्लिक जानती है कि 5 साल में सरकार अगर चेंज कर देंगे तो पब्लिक के लिए काम करेगा, और हमारे यहाँ 15 साल तक 20 साल तक एक ही सरकार रहती, क्यों काम करेगा। कोशिश करना है हर 5 साल में सरकार चेंज, क्या करना है हर 5 साल में सरकार चेंज, ताकि सरकार को डर रहे कि हमें इस पब्लिक के लिए क्या करना है, काम करना है। नीतीश जी को, लालू जी को बिहार में इतना बजट टाइम मिला था ना, अगर वो चाहते तो ऐसा काम करके चले जाते, बिहार की जनता मूर्ति बनाकर पूजती उन्हें। इतना टाइम मिला था, सुबह शाम अगरबत्ती दिखाया जाता, इतना टाइम उन लोगों को मिला था। 20 साल का टाइम, 24 साल का टाइम कम नहीं होता है। 24 साल में 20 साल के टाइम में पूरी सूरत और सीरत दोनों बदल के रखी जा सकती है। आदिवासियों में ऐसा काम कर देते कि लोग केवल आप ही के बारे में सोचते, किसी और के बारे में नहीं सोचते। समस्या बस एक है, हम भी क्या कहते हैं आपका क्या है, उसी चीजों में आपका फंसे हुए हैं। ठीक है, तो कहां से विकास होगा देविया, कहां से विकास होगा। ठीक है, विकास कहां से होगा। फिर देखिए आप समझो, तो एनडीएम में और एडीएम में देखो, यहाँ पे समस्या नहीं है, डीडीएम में भी समस्या नहीं है। डीडीएम में का चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। डीडीएम का चेयरपर्सन कौन है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो वेल ट्रेंड है, वेल एजुकेटेड है और पढ़ा लिखा इंसान है। आदिवासी में वो मसूरी में, हैदराबाद में, अलग अलग स्टेट में आपका ट्रेनिंग लेकर आया हुआ है, वो जानता है कैसे पॉलिसी मेकिंग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें प्रॉब्लम इस 2 लेवल पर है। तो हमने क्या किया, इस चेयरपर्सन का हेल्प करने के लिए, समझो आपका, इस चेयरपर्सन का हेल्प करने के लिए हमने एग्जीक्यूटिव कमेटी बना दिया, कार्यकारी समिति बनाया। सेंट्रल लेवल की कार्यकारी समिति होगी तो केंद्रीय कार्यकारी समिति, और राज्य लेवल पे होगी तो राज्य कार्यकारी समिति, राज्य कार्यकारी समिति। आदिवासी में इस समिति में पढ़े लिखे लोग हैं, सचिव स्तर के अधिकारी होंगे, नेता होंगे, सचिव स्तर के अधिकारी होंगे, और वो लोग क्या करेंगे, इनको एडवाइस देंगे। उनको क्या करेंगे, एडवाइस देंगे आपका। यहाँ पे बहुत ज्यादा इशू नहीं है, हाँ, लेकिन ये पढ़ा लिखा इंसान कभी कभी डिक्टेटर की तरह काम करने लगता है, तो इसको भी आप कंट्रोल करने की नीड है। इसको बोला गया तुम्हारी हर पॉलिसी किसके अकॉर्डिंग होगी आपकी, ठीक है, एसडीएम के अकॉर्डिंग तुम्हारी हर पॉलिसी होगी। तुम प्रश्न ये उठा कि पब्लिक को क्या चाहिए, समझो पब्लिक को क्या चाहिए, समझो आपका, ठीक है, पब्लिक को क्या चाहिए, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कैसे समझ पाएगा। मान लीजिएगा आपका बिहार है, पटना है, पटना सदर में डीएम बनाकर भेजा गया किसी ऐसे पर्सन को जो साउथ इंडिया का है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है आपका, आपको तो ये तो उम्मीद आप नहीं कर सकते हो ना कि बिहार का ही होगा, ये तो उम्मीद आप नहीं कर सकते हो आपका। वो ऑल ओवर इंडिया, समझो ऑल ओवर इंडिया, वो कहीं का भी हो सकता है। मान लीजिए साउथ इंडिया का, उड़ीसा का, मान लीजिए आपका कर्नाटक का कोई पर्सन आता है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना करके भेज दिया जाता है। अब वो पब्लिक के बारे में नहीं जानता कि बिहार के लोगों को क्या इशू है, बिहार के लोगों को क्या प्रॉब्लम, नहीं जानता। प्रश्न उठा, फिर इसको समझो प्रॉब्लम से अवगत कराए कौन, तो प्रॉब्लम से अवगत तो वही कराएगा जो पब्लिक का नेता होगा, जो पब्लिक के द्वारा चुन करके भेजा गया होगा। यहाँ पे इसके समझो चेयरपर्सन के साथ साथ यहाँ पे इलेक्टेड पर्सन होते हैं, जो एमएलसी होते हैं, जो क्या कहते हैं नगर निगम वाले होते हैं। आपका एमएलसी का नाम सुना, एमएलसी, ठीक है, एमएलसी होते हैं, वो इसके अंदर बैठाए जाते हैं ताकि ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पब्लिक के समझो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पब्लिक के प्रॉब्लम से अवगत करा सके। अब देखो लोचा समस्या कहां पे होगा, डिस्ट्रिक्ट मान लो 34-35 करोड़ रुपए पूरे बिहार में दिया गया, 17 जिले 18 जिले मान लो बाढ़ से प्रभावित है, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास 200 करोड़ रुपए का फंड है आपका, उसका हेल्प करने के लिए आपका इलेक्टेड आपके मेंबर्स है, इलेक्टेड मेंबर ने क्या किया, अपनी बेटी का शादी कर दिया उसी आईएएस से। यही होता है ना, नेता एमएलए अपनी बेटी का शादी किससे करता है, आईएएस से करता है। उसे पता है कि बिना इसके हमारा काम होगा नहीं, और आईएएस भी जानता है कि बिना इसके हमारा काम नहीं होगा। 200 करोड़ रुपए डीएम, ससुर जी, बीबी जी, सब उसी में बैठा हुआ है, ठीक है, और 200 करोड़ रुपए हमारे और आपके लिए है। और लिया कौन है,
दामाद, ससुर, वाइफ, ये सब लेके बैठे हुए हैं आपका, आपके ऊपर हमारे ऊपर कितना खर्च होगा आप उम्मीद कर सकते हैं। आप उम्मीद कर सकते हैं यही वो प्लेस है जहाँ पे खूब करप्शन होता है। इसलिए समझो क्या कहते हैं आपका, मैं ऑनलाइन बहुत कुछ नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। इसलिए क्या कहते हैं आपका, बिहार में स्पेशली जब बाढ़ आती है आपका, बाढ़ प्रबंधन के जो अधिकारी बनाए जाते हैं, मार होती है कि हमें बना दो, हमें बना दो, हमें बना दो। छोटा मोटा पैसा नहीं है बालक, ठीक है, छोटा मोटा पैसा है ही नहीं हुआ, और ये हर साल आएगा। क्या आएगा? हर साल आएगा। ये छोटा मोटा पैसा है ही नहीं, बहुत बड़ा पैसा है, ठीक है। आपका नीयत चेंज कर देगा, इतना पैसा है। क्या चेंज कर देगा? नीयत चेंज कर देगा। इसलिए ट्रेंड किया जाता है आईएएस को, आईपीएस को ट्रेंड किया जाता है, सरकार करोड़ों खर्च करती है, जिस पोस्ट पे जाए पब्लिक के वेलफेयर के लिए ईमानदारी से काम करे। अंतर देखो क्या है, एनडीएम में क्या करेगा, आपका केंद्र स्तर की योजनाओं को अनुमति देगा। केंद्र स्तर के जो विभाग हैं, केंद्र स्तर के जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है आपका, केंद्रीय मंत्रिमंडल है, वहां से योजनाओं को लेगा और योजनाओं को अनुमति प्रदान करेगा। केंद्र स्तर पर आपका आपदा प्रबंधन के लिए कितना फंड अलॉट किया जाएगा, इसकी परमिशन देगा। कोई इमरजेंसी आ गया, कोई आपातकालीन स्थिति आ गया, तो आपातकालीन स्थिति में वह नई कार्यकारी समिति बना सकता है। जो काम एनडीएम में केंद्र लेवल पे करता है, वही काम एसडीएम में कहां करता है? राज्य स्तर पे करता है। और आपका इन दोनों ने पॉलिसी बना दिया। क्या बना दिया? पॉलिसी। दोनों ने पॉलिसी तो बना दिया, इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने का, लागू करने का जिम्मेदारी आता है डीडीएमए पे। इसीलिए डीडीएमए का चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बनाया गया। आईवास में इसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है नीतियों को लागू करने की। क्या करने की? नीतियों को लागू करने की। यही वो अथॉरिटी है जो ग्राउंड लेवल पे जाकर के नीतियों को लागू करेगा। इसलिए इसका मुखिया किसी नेता को नहीं बनाया गया, इसका मुखिया बनाया गया आपका किसको? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, पढ़े लिखे इंसान को, क्योंकि वो जानता है नीतियां कैसे लागू की जाती हैं आदिवासियों में, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर है एनडीएम में, एसडीएम में एंड डीडीएम में, ठीक है। आपको क्या करना है, ऐसे लिखते से मैंने बनाया है, बनाइएगा ऐसे ही। फिर एनडीएमए के बारे में लिखाना स्टार्ट करो। बन गया ना? देखो एनडीएम में नहीं बना तो बना लीजिए ना। एनडीएम में, एनडीएम में एनडीएम में करें स्टार्ट, लिखिएगा एनडीएम में। हिंदी में लिखिएगा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, प्रबंधन प्राधिकरण। प्राधिकरण देखिए पॉइंट नंबर 1, यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजनाओं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजनाओं को अनुमति या मंजूरी प्रदान करता है, अनुमति या मंजूरी प्रदान करता है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रालयों विभिन्न विभागों, केंद्रीय मंत्रालयों विभिन्न विभागों की योजनाओं को मंजूरी प्रदान करना। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा निर्धारित, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा निर्धारित व्यापक नीतियों एवं दिशा निर्देशों के फ्रेमवर्क के तहत कार्य करना। नेक्स्ट, किसी गंभीर आपदा की आशंका,